नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आज 12th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है मानव भूगोल की प्रकृति और विशिष्ट क्षेत्र। हम इसके बारे में देखते हैं कि मानव भूगोल के अंदर पहला पॉइंट हम इसमें स्टडी करेंगे कि मानव और जो प्रकृति है उसके अंदर क्या संबंध है, बीच संबंध क्या है। सेकंड है कि जो प्रौद्योगिकी उसका प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हो, और मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है। ठीक है, और मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कि मानव भूगोल की डेफिनेशन है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल है कि मानव प्लस प्रकृति दोनों का संबंध का अध्ययन करना ही मानव भूगोल। ठीक है, और इसमें अलग अलग ये रेटजन होते ने बताया। रेटजन एक भूगोल वेता हुआ जिन्होंने बताया कि मानव और प्रकृति का बीच संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल। एक एलन सी, एक और भी एलन सी सैंपल एक भूगोल वेता हुई है। उन्होंने बताया कि अस्थिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, समय के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चाहे वो क्लाइमेट है, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भौगोलिक एलिमेंट। तो क्या होता है, अस्थिर परिवर्ती और क्रियाशील जो मानव, क्रियाशील मानव के बीच अध्ययन करना, ये एक दूसरे हमारी भूगोल वेता हुई उन्होंने बताया। ठीक है, हम इसके अंदर मानव भूगोल के क्या देखते हैं, आप क्षेत्र देखते हैं कि हम मानव भूगोल के अंदर किस किन बातों का अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र है, मानव भूगोल के क्षेत्र, इसमें अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल है, और उसके बाद राजनीतिक भूगोल है। ये हम क्या करते हैं, सभी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, सामाजिक भूगोल है। ये सभी बातें क्या होती हैं, मानव भूगोल के अंदर और होते हैं इसके उपक्षेत्र। ये इसके क्षेत्र, कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि मानव भूगोल के क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन कीजिए, और मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, उपक्षेत्र के अंदर हम पृथ्वी के साथ जो प्रकृति है उसको जोड़ के अध्ययन करते हैं। जैसे संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, ठीक है, और व्यापारिक भूगोल है, व्यापार ट्रेड के बारे में देखते हैं, ये इसके उपक्षेत्र आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अलग अलग समय में क्या हुए, ये सभी बातें ह्यूमन ज्योग्राफी के क्षेत्र के अंदर शामिल की जाती है। कुछ मानव भूगोल के अंदर विचारधाराएं आई हैं। जैसे हम विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं कि
तीन विचारधाराएं हमारे पास। एक है नियतिवाद, नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, और उसके बाद है जो थर्ड है वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, हम तीनों को एक साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो नीतिवाद की विचारधारा है इसके बारे में अलग अलग भूगोलवेताओं ने बताया, जिसमें रेटजल है, रीटर है और एक हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट। ठीक है, इन्होंने बताया कि आरंभ में जो मानव है वो आदिम अवस्था के अंदर रहता है, कि मानव क्या रहता था, ऐसे ही जंगलों में घूमता रहता था और प्रकृति को क्या मानता था, ये सर्वश्रेष्ठ मानता और ये पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट रहता और ये जितने भी जो प्राकृतिक आपदाएं ये समझता था कि ये सभी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के दबाव में लगी। तो इसमें क्या हम नीतिवादी विचारधारा के अंदर देखते हैं कि मानव है वो प्रकृति का गुलाम होता था और प्रकृति को ही इसने सर्वश्रेष्ठ मानने का प्रयास किया। ठीक है, उस समय आज जो डेवलपमेंट हुआ है मानव का, वो डेवलपमेंट उस समय ज्यादा नहीं हुआ कि मानव विकास की जो मानव विकास है वो ज्यादा नहीं हुआ था। कुछ समय तक मतलब मानव शिकार करता था, सभी प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति से, अपना भोजन है, अपना निवास स्थान सभी प्रकृति के अंदर ही रहता है। उसके बाद आती है संभववाद की विचारधारा, कि संभववाद की विचारधारा के अंदर इसमें क्या हुआ, मानव के अंदर समय के अनुसार मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ और अब मानव ने प्रकृति के अंदर संशोधन करके अपना डेवलपमेंट करना प्रारंभ कर दिया। और एक भूगोलवेता हुए विडाल डी ग्लास, विडाल डी लाब्लास, विडाल डी लाब्लास एक भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने संभववाद की विचारधारा को दिया। उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्रत्येक चीज संभव है यदि क्या हो सकता है उसके अंदर मानव के अंदर टैलेंट है। तो मानव ने क्या किया कि प्रकृति के अंदर संशोधन करके जितने भी आज हम किसी भी कोई भी वस्तु देखते हैं मानव पर्यावरण के अंदर, वो सभी क्या है, संभववाद के अंदर संभव है। अब मानव क्या है, प्रकृति से डरता नहीं, प्रकृति को अपने अनुसार क्या करता है, ढाल देता। ठीक है, और अब मानव पूर्ण रूप से स्वतंत्र, प्रकृति के साथ बंधा हुआ नहीं। इसके बाद आती है नवनिश्चयवाद की विचार। नवनिश्चयवाद के अंदर नियतिवाद और संभववाद उन दोनों की विचारधाराओं को मिलाने का प्रयास किया। यानी हमने क्या करना है, आपने सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ा है, सतत पोषणीय विकास। यानी हमने क्या करना है कि आज जो डेवलपमेंट चला हुआ उसको रोकना भी नहीं है और क्या करना है कि आने वाले फ्यूचर के जो जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्स को बचा के रखना है। यानी हमने ज्यादा प्रकृति के अंदर भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, और हमने अपना डेवलपमेंट भी करना है। इसके बारे में इसके समर्थक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने क्या किया है, इस विचारधारा को बताया और जिसके अनुसार कि पर्यावरण है वो नितांत है। ठीक है, और मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करने के साथ साथ प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये जो विचारधारा है इसको पर्यावरणीय विचारधारा भी कहते हैं। कई बार पूछा है, इस बोर्ड में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पर्यावरणीय विचारधारा किसे कहा जाता है, तो नवनिश्चयवाद की जो विचारधारा है उसको पर्यावरणीय जो विचारधारा है उसको भी कहा जाता है। और इसके बाद स्पष्ट
इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है मोस्टली, हम बताते हैं आपको कि बहुत ज्यादा बार पूछा है कि स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति के नियमों को समझने के बाद किया। कि हमने डेवलपमेंट कब प्रारंभ किया? जब हम प्रकृति के बारे में पूर्ण रूप से हमें ज्ञान हुआ, जब हमें पूर्ण रूप से उसके बारे में पता चला। चाहे कोई भी विचार आ रहा है इसके अंदर, जैसे घर्षण एवं एक है घर्षण एवं ऊष्मा। आदि मानव है, पुरातन समय में आदि मानव ने घर्षण के कारण जब दो पत्थरों को आपस में उसने एक दूसरे के साथ स्विंग लेके आए तो घर्षण हुआ, घर्षण के कारण ऊष्मा हुई। और आज की जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम ऊष्मा का विकास हुआ वो इसी के कारण है। इसके बाद है डीएनए एवं या डीएनए और अनुवांशिक ठीक है। इन्हें समझने के लिए यानी हमें बहुत सी बीमारियों के अंदर, इसके बाद बहुत सी बीमारियां मानव ने उसके ऊपर क्या किया, विजय प्राप्त की, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो। ठीक है। एक है वायु गति में नियम, वायु गति में नियम। इनके कारण क्या हुआ, संसाधनों का विकास हुआ। जिसे भी हम गाड़ी, किसी भी प्रकार का कोई, अब वर्तमान समय में जिनके अंदर वायु गति का नियम या गति का नियम जिनके अंदर लागू किया जाता है, वो सभी क्या हुए कि हमने प्रकृति के नियमों को समझा। और प्रकृति के नियमों को समझने के बाद भी क्या हुआ है, उसके अंदर हमने इनके बाद मानव ने प्रकृति के अंदर विजय प्राप्त की। इसके बाद आता है लास्ट, प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है वैसे कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, कि समय के साथ साथ क्या किया है, समय के साथ साथ मानव प्रकृति को क्या किया है, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त किया और प्रकृति का अध्ययन किया समय के साथ साथ। उसके बाद है कि इसी समय जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास संभव, कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास इसी कारण संभव माना गया। ठीक है। और अच्छी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छी प्रौद्योगिकी का विकास इसी के कारण संभव हुआ। तो प्रकृति का मानवीकरण कैसे होगा, प्रकृति के ऊपर मानव समय के साथ उसका अध्ययन करके उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट के अंदर बता देना, हम अगले वीडियो के अंदर बेटा उसको समझने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है।